So hello, how are you? I'm a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from the chapter rotational motion, and that is a rotational kinetic energy. So देखो अब तक जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए इस चैप्टर में वो सभी सर्कुलर मोशन के अंडर आते थे। मतलब जो आपका बेंडिंग ऑफ अ रोड है या फिर कोनिकल पेंडुलम या फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन या फिर सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार, ये सभी टॉपिक्स सर्कुलर मोशन के अंडर आते थे। अब से हम जो भी टॉपिक्स देखने वाले हैं इस चैप्टर में वो सभी क्या होगा, वो रोटेशनल मोशन के अंडर आएंगे। तो देखो जब भी हम क्या करते हैं रोटेशनल मोशन की स्टडी स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन को कंपेयर करना होता है। जैसे कि देखो लीनियर मोशन में आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट होती है ना, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। सेम रोटेशनल मोशन में भी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट होते हैं, दैट इज थीटा, उसको हम क्या बोलते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब द एंगल थ्रू ऑब्जेक्ट रोटेट इन सर्कुलर मोशन, मतलब जिस एंगल पे वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब लीनियर मोशन में क्या होती है, वेलोसिटी होती है। सो बी वेलोसिटी किसके बराबर होती है, तो वेलोसिटी होती है आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। अब देखो रोटेशनल मोशन में भी क्या होती है, वेलोसिटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। सो ओमेगा, जिसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से। सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। सेम चीजें होती है, जैसे लीनियर मोशन में होती है वैसे ही रोटेशनल मोशन में भी होती है। अब देखो लीनियर मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। सो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो डी वी बाय डी टी। सिमिलरली जो आपका रोटेशनल मोशन होता है उसमें भी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है, और अल्फा क्या होगा फिर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज अल्फा। देखो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, तो यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। और भी चीजें होती है जैसे कि मास। मास क्या होता है, तो इनर्शिया होता है लीनियर मोशन में। मास एज ए इनर्शिया काम करता है लीनियर मोशन में। वैसे ही जो आपका रोटेशनल मोशन में आई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, तो रोटेशनल मोशन में इनर्शिया का काम प्ले करता है। देखो वो होता है आपका, मतलब जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, तो मास इंटू रेडियस स्क्वायर। तो देखो सेम चीजें होती है। अब देखो और एक चीज देखते हैं, मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है लीनियर मोशन में, तो वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, है ना। मतलब मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम होता है लीनियर मोशन में मास इंटू वेलोसिटी। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको एल से डिनोट किया जाता है। तो देखो हम ये एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, तो देखो अब हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो रोटेशनल मोशन में मास क्या होता है, तो वो होता है आई, तो वो होगा आई, ठीक है, इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। एंड v क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है रोटेशनल मोशन में v, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा। ये इक्वेशन हम डिराइव करने वाले आगे। तो सेम चीजें जैसे आपके लीनियर मोशन में होती है वैसे आपके रोटेशनल मोशन में होती है। और एक देखते हैं, दैट इज फोर्स। फोर्स होता है लीनियर मोशन में, मतलब वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को एक लीनियर मोशन प्रोवाइड करता है। अगर आप पुश करते हो तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, लीनियर मोशन फॉलो करता है, मतलब वो आगे चला जाता है। पर वो सेम जो आपका रोटेशनल मोशन होता है उसमें क्या होता है, कि टॉर्क होता है, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं ऐसे। मतलब अगर आपका जो F है, फोर्स है, वो क्या कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन प्रोवाइड कर रहा है, तो जो आपका टॉर्क होगा वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर ये पुश या फिर पुल है, जो क्या करेगा, एक लीनियर मोशन में होगा, वही टॉर्क क्या करेगा, तो ऑब्जेक्ट अगर स्टेबल है तो उसको रोटेट कराएगा। मतलब जो सेम चीजें लीनियर मोशन में होगी वैसी रोटेशनल मोशन में भी होगी। देखो और भी चीजें होती है, जैसे कि आपका न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है, कि F इज इक्वल टू dp बाई dt।
सेम यहाँ पे रोटेशनल मोशन में क्या होगा, तो देखो एफ का काम कौन करता है कि टू करता है, मतलब टू इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे डी बाई डी टी। मतलब देखो टाइम तो सेम रहता है लीनियर मोशन या रोटेशनल मोशन हो, लेकिन यहाँ पे जो मोमेंटम है लीनियर मोशन में, रोटेशनल मोशन में क्या है तो वो एंगुलर मोमेंटम है। मतलब क्या होगा डी एल बाई डी टी। ये जो इक्वेशन है हम क्या करेंगे डिराइव करने वाले हैं इसी चैप्टर में। सो अब हम क्या करते हैं रिलेशन प्रूव करते हैं, दैट इज बी इज इक्वल टू आर ओमेगा। जो हमें ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए यूजफुल है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो आपको पता होगा प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, मतलब आपने ये स्टडी किया होगा क्लास 11 में। तो अगर आप एक सर्कल कंसीडर करते हो और सपोज ये आर्क है, उसका आर्क ए बी, ठीक है, ये आर्क ए बी, तो ये आर्क ए बी जो सेंटर पे एंगल सस्टेन करेगा दैट इज थीटा, वो क्या होता है आपका प्लेन एंगल होता है। मतलब ये जो आर्क ए बी, इसको मैं एक्स कंसीडर करता हूं, ये आर्क ए बी जो सेंटर पे एंगल सस्टेन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे प्लेन एंगल बोलेंगे। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सपोज उसकी रेडियस है आर, तो जो आपका थीटा होता है वो होता है आर्क ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस। ये क्या होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, इसकी स्टडी आपने क्लास 11 में की होगी, दैट इज आपका प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब देखो अगर ये आर्क ए बी की जगह पे मैंने एक्स कंसीडर किया है वो लिखता हूं तो क्या होगा, देखो एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा। अब ये आर को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा आर थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब मैं क्या करूंगा दोनों साइड को डिफरेंशिएट करता हूं, मतलब डी आर थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब देखो जो ये आर है ये कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे रेडियस चेंज नहीं होगी इस केस में, तो क्या होगा ये आर कांस्टेंट इसलिए डिफरेंशिएशन के बाहर रहेगा। मतलब क्या होगा आर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो देखो ये क्या है डी थीटा बाई डी टी, अभी हमने इसके बारे में बात की थी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने इसके बारे में बात की थी। तो ये क्या होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ये क्या होगा आर एज इट इज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा dx बाय dt क्या होती है आपकी वेलोसिटी होती है, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा। और यही रिलेशन हमें क्या करना था प्रूव करना था, दैट इज v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब देखो अब हम क्या करेंगे इस रिलेशन का यूज करके हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया एक रिजिड बॉडी कंसीडर की है और वो क्या कर रही है रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। अब देखो रिजिड बॉडी का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ठीक है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं रिजिड बॉडी बोलते हैं, इसलिए मैंने इसे ड्रॉ किया इसको। अब देखो रिजिड बॉडी को रिजिड बॉडी क्यों बोला जाता है, तो रिजिड बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी सीक्वेंस चेंज नहीं करते, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आपके एक हाथ में पत्थर है और एक हाथ में थर्माकोल है, ठीक है, मतलब अगर आपके हाथ में एक पत्थर है और एक हाथ में थर्माकोल है, आप क्या करते हो पत्थर से थर्माकोल को मारते हो या फिर थर्माकोल से पत्थर को मारते हो, दोनों केसेस में क्या होगा तो आपका थर्माकोल टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो थर्माकोल होता है उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे अपनी सीक्वेंस चेंज कर देंगे, लेकिन पत्थर क्या करेगा कभी भी अपने पार्टिकल की सीक्वेंस चेंज नहीं करेगा, इसलिए हम क्या करते हैं पत्थर को रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने एक रिजिड बॉडी कंसीडर की है जो क्या कर रही है रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। ये जो रिजिड बॉडी है ये क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनी है, मतलब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है। तो लेट्स कंसीडर m1 इज द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, m2 इज द मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल एंड सो ऑन, दैट इज mn इज द मास ऑफ द nth पार्टिकल। अब हम क्या करेंगे अगर हमें इस रिजिड बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे इसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स लेंगे और इंडिविजुअल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे पहले, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल एंड ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं
उनकी इंडिविजुअल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो उन सभी इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज को, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्टिकल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। तो अगर मुझे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 एज इट इज m1v1², where m1 is the mass of the first particle and v1 is the linear velocity of the first particle। अब देखो हमें एक रिलेशन पता है, दैट इज b इज इक्वल टू क्या होता है, तो b इज इक्वल टू होता है आपका r ओमेगा। अभी हमने इसको क्या किया है, डिराइव किया था, अभी इस इक्वेशन को हमने डिराइव किया था। अब हम क्या करेंगे, ये b इज इक्वल टू r ओमेगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो 1/2 m1 r1 ओमेगा²। अब देखो m1 इज द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, मैंने कहा है r1 इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल व्हिच इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन अराउंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब क्या कि अगर वो ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो ये पार्टिकल भी रोटेट हो रहा है, तो उस पार्टिकल की क्या है, ये रेडियस है। ओमेगा क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटी है। अब देखो मैंने कहीं पर भी ओमेगा 1 नहीं लिखा, मतलब m1 लिखा है, r1 लिखा है, v1 लिखा है, लेकिन ओमेगा नहीं लिखा, ओमेगा 1 नहीं लिखा। तो ऐसा क्यों, तो देखो अगर वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसका हर एक पार्टिकल क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब अगर उसका हर एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना कि एक पार्टिकल थोड़ा तेजी से मूव कर रहा है, मतलब थोड़ा फास्ट मूव कर रहा है, और दूसरा पार्टिकल थोड़ा स्लो मूव कर रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो वो जो पार्टिकल्स है वो सभी एक साथ ही मूव करेंगे, एक साथ ही रोटेट करेंगे, और जो उनकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सभी की सेम होगी। क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पूरा रोटेट कर रहा है। तो अब देखो ये क्या होगा, 1/2 m1 एज इट इज r1² ओमेगा²। ठीक है, ये स्क्वायर है। अब देखो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सेकंड पार्टिकल के लिए भी लिख सकते हैं। अब देखो ये जो बनी ना, ये बनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कैसे, तो यहाँ पे ओमेगा आया, यहाँ पे v नहीं आया, और एक चीज यहाँ पे मैंने v1 लिखा है ना, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर यहाँ पे भी v1 की जगह पे v लिखना चाहिए, तो नहीं, क्योंकि आपकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी। मतलब यहाँ पे हर एक पॉइंट के लिए उस वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी के साथ ऐसा नहीं होगा। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, तो वो कैसे, देखो काइनेटिक एनर्जी अब सेकंड पार्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 है ना। एंड ऐसे ही करते करते nth पार्टिकल के लिए भी लिख सकते हैं। कैसे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल कितनी होगी, तो 1/2। तो अब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज कैलकुलेट की है इन पार्टिकल्स की, और ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कैसे, तो यहाँ पे ओमेगा आया है ना, और ओमेगा किसके लिए होता है, तो ओमेगा होता है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी वगैरह कहाँ पे आती है, तो रोटेशनल मोशन में आती है। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात की थी। अब देखो इन इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज का यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कैलकुलेट कर सकता हूँ उस होल बॉडी की। कैसे, तो देखो मुझे क्या करना होगा, बस इन सभी काइनेटिक एनर्जीज को ऐड करना होगा। तो देखो कैसे, तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड, मुझे क्या करना होगा, इस सभी इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज को ऐड करना होगा। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, मतलब ये सेकंड पार्टिकल एंड nth पार्टिकल, तो क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस, अब देखो यहाँ पे 1/2 ओमेगा², 1/2 ओमेगा², 1/2 ओमेगा², ये क्या है, सभी में कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो क्या होगा 1/2 m1 r1² r2² प्लस, मैंने क्या किया, तो 1/2 n ओमेगा² जो सभी में था उसको क्या किया, कॉमन बाहर लिया। अब देखो ये जो टर्म होती है ना, यही होता है आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज 1/2 I ओमेगा²।
ये जो टर्म होती है ना, यही होती है आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब क्या, देखो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका, मास इनटू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू रेडियस स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, यही क्या होता है आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दैट इज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू रेडियस स्क्वायर। दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू समेशन 1, यही क्या होता है आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब देखो ये क्या होगा आपका, तो काइनेटिक एनर्जी इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी। आप देखो ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को कंपेयर करो थोड़ा सा, ये क्या आपका लीनियर काइनेटिक एनर्जी है और ये क्या आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो इसमें सभी चीजें सेम है, जैसे कि ये 1/2 सेम है। मास जो लीनियर मोशन में क्या करता है, इनर्शिया का काम करता है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, जो लीनियर वेलोसिटी है, तो यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। और लगभग जो आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और जो आपकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, लगभग सेम ही है। इसको मैं एल लिख देता हूं, इसको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोला जाता है। तो देखो दोनों सेम ही है लगभग, बस ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की टर्म आई है, जैसे कि आई दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पे क्या है, तो लीनियर मोशन की टर्म्स आई है, जैसे कि मास एंड वेलोसिटी स्क्वायर।